हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जून 2026 सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिसंबर 2026 के लिए आप प्लान कर रहे हैं कि सर मुझे इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो खैर बता दूं कि जून 2026 का जो एग्जाम है उसमें 6 महीने बचे हैं। एक सवाल ही उठता है कि सर अभी तक रेस्पॉन्स शीट जो हमने दिसंबर 2025 एग्जाम दिया उसकी तक आई नहीं है। तो सुन, फर्स्ट वीक जनवरी में आ जाएगी, इस पर हमने वीडियो अपलोड करके बता दिया था। दूसरी बात मैं बता दूं कि सर नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आ सकता है, तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में आने की संभावना दिखती है और आपका जो एग्जाम है वो जून में होने की संभावना यहाँ पे नजर आती है। अब बात करते हैं कि भैया जून 2026 एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करना चाहिए। और सुन, इस एग्जाम के बारे में थोड़ा बता दूं तो ये एग्जाम 6 महीने में कंडक्ट कराया जाता है, मतलब हर 6 महीने में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये एनटीए कंडक्ट करता है और जो भी स्टूडेंट सीएसआईआर नेट एग्जाम लिखता है वो 3 कैटेगरी में एग्जाम क्वालिफाई करता है: नेट जेआरएफ, नेट एलएस या फिर पीएचडी ओनली। इसका पर्पज ये है कि जो स्टूडेंट्स रिसर्च और या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसके पैरेलल एग्जाम स्टेट लेवल पे सेट एग्जाम होता है। गेट एग्जाम के थ्रू भी आप ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अगर बाई चांस आप गेट एग्जाम क्रैक करते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जो कि आईआईटी से पीएचडी करने में आपको उसका बेनिफिट नजर आता है। बात करी जाए यहाँ पे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो आप सभी को पता है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में पेपर आता है। जहां पर पार्ट ए में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 करने होते हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 करने होते हैं। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 कर रहे होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग होती है, पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 120 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 60 यहाँ पे करने होते हैं। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर इतनी चॉइस क्यों? सिर्फ मैथ्स के पेपर में ऐसा क्यों होता है कि सर 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं, करने 60 होते हैं? तो यार सर ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना चाहिए। तो बिल्कुल ये सवाल बहुत ही अच्छा है और इसका एडवांटेज बनता है। इसमें जो मैथमेटिक्स में एमएससी कर रहा है या जो स्टैटिस्टिक्स में एमएससी कर रहा है, दोनों के लिए एग्जाम एक ही कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे स्टेट्स के क्वेश्चन भी होते हैं, ऑन एन एवरेज 30 से 35 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के पूछे जाते हैं और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं 85 से 90 के आसपास वो मैथ्स के आते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे स्टेट्स के वेटेज की, तो लगभग 100 के आसपास या 110 मार्क्स के आसपास वेटेज होता है। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो टोटल 445 नंबर का पेपर होता है और करना सिर्फ आपको 200 का होता है। अब आप यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है और सेकेंड यूनिट है, कहा जाए तो इन दोनों यूनिट से हम नेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये सभी लोग दावे करते हैं कि इन दोनों यूनिट से एग्जाम क्रैक किया जा सकता है और हम भी बोलते हैं कि बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे जो वेटेज होता है वो काफी अच्छा होता है। जो फर्स्ट यूनिट होता है वहां से लगभग 120 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो सेकेंड यूनिट होता है वहां से लगभग 70 से 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो 200 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से बन के आ जाते हैं। थर्ड यूनिट की बात करी जाए जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन सीओवी है एंड इन क्लासिकल मैकेनिक्स भी आता है। इन सभी को मिला के यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 70 से 80 मार्क्स का यहाँ से भी पूछा जाता है और रिमेनिंग जो पूछा जाता है वो आपका यहाँ पे फोर्थ यूनिट दैट इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से पूछा जाता है। प्लस माइनस थोड़ा बहुत यहाँ पे चलता रहता है। पर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैक्सिमम चैलेंजेस यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड यूनिट में नजर आते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस अच्छे मिल जाते हैं जहां पर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाता है, कभी कभी क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़े रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स को चैलेंजेस हो जाता है, राइट। अब एक सवाल और ये उठता है कि जितना ज्यादा आपके पास यहाँ पे वाइडर साइड में आपको नॉलेज होगा सब्जेक्ट का, उतना ही आपको एडवांटेज यहाँ पे नजर आता है। एक बच्चे ने मुझे पर्सनल मैसेज भेजा कि सर आप मैथमेटिक्स को ढंग से पढ़ाओ ना, सर आप स्टेट्स को एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाते हो, हम तो मैथ्स के स्टूडेंट है, क्या हमें मैथ्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें स्टेट्स क्यों पढ़े? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स का एक्स्ट्रा नॉलेज, मैं बता दूं कि मैंने भी एमएससी मैथमेटिक्स किया है और स्टैटिस्टिक्स मेरा एक पेपर हुआ करता था एमएससी टाइम पे, उसकी वजह से मेरे को बहुत बड़ा यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। आपको बता दूं, और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे और वहां पे लिखिए मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यू विल गेट मैनी वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाने जाते हैं, ये सवाल बहुत अच्छा है कि सर मैथ्स का बंदा स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़े, तो मैं आपको इसका एडवांटेज देना चाहता हूं। आजकल जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वहां पे एआईएमएल पढ़ाया जाता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। वहां पे बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जहां पर स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है।
अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या ग्राफ थ्योरी, ये भी एक प्रकार का मैथ्स का ही सब्जेक्ट है। आप ये मत मानिए कि ये मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं, ये स्टेट्स वाले ही करेंगे। भैया क्यों नहीं करेंगे मैथ्स वाले? आज मैं बताऊं कि मैंने अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग 16 से 17 साल पढ़ाया। वहां पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल इन स्टोकास्टिक प्रोसेस, मैंने खुद ने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब्जेक्ट्स को लिया और बड़ा इंटरेस्ट से लिया। आज मेरे यूट्यूब पे जब आप वीडियोस देखते हैं जहां पर आपको लगता है कि जीपी सर आप स्टेट्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए कि स्टेट्स के वीडियो में मैक्सिमम वीडियोस हमारे हैं वो 1 मिलियन से ऊपर है या लाखों से ऊपर उनके व्यूज आपको नजर आएंगे। स्टूडेंट मैथमेटिक्स में हमारे YouTube चैनल पे 2 ऐसी प्लेलिस्ट है जो हमेशा ट्रेंडिंग रहती है। एक होता है ग्राफ थ्योरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और दूसरी है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जबकि बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट या एमएससी मैथ्स के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, बट मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं या जिन बच्चों का बैकग्राउंड यहाँ पे मैथमेटिक्स का होता है उनके भी डिस्क्रीट मैथ्स और ग्राफ थ्योरी आती है, प्लस यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से भी कुछ सब्जेक्ट उनको पढ़ने होते हैं या कुछ कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाता है। तो मुझे लगता है ये सब्जेक्ट आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में एआई का जमाना है और भैया स्टेट्स तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टेट्स एआई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, भैया मैथ्स वाला ही बनेगा, राइट? तो यार ये सब्जेक्ट को डील करना पड़ेगा। क्लियर है? और आपको एक और चीज बता दूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में टीजीटी पीजीटी भी पढ़ाता हूं, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस खोल के देख लीजिए, जो राजस्थान में भी होता है, अलग अलग स्टेट में होता है। भैया स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का बकायदा एक यूनिट होता है जो कि आपके एग्जाम में नेट क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे भी आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का पार्ट पूछा जाता है। ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि मैथमेटिक्स का बंदा स्टेट्स क्यों नहीं पढ़ेगा। भैया स्टेट्स पढ़ना पड़ेगा और आने वाले टाइम में ये डिमांडिंग टॉपिक है और आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है। कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूं और आने वाले समय बता रहा हूं कि नेट एग्जाम अगर क्रैक करना है, भैया 15 से 16 क्वेश्चन उधर से कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। भैया एग्जाम क्रैक करना है तो एक्स्ट्रा कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? आपको एग्जाम के डिमांड को समझना पड़ेगा। और ये जो एडवांटेज मिल रहा है ना भैया, 120 में से 60 क्वेश्चन करने, तो भैया वो 60 कौन से हैं यार? ठीक है ना भाई, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूं। भैया फर्स्ट यूनिट पढ़ाता हूं, सेकंड यूनिट पढ़ाता हूं, थर्ड यूनिट भी पढ़ाता हूं, है ना? थर्ड यूनिट पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर आइए हमारे साथ पढ़ के देखिए कि थर्ड यूनिट हम किस लेवल से पढ़ाते हैं। मार्को चेन एलपीबी मैं 3 से 4 क्लास लेता हूं, आराम से स्टूडेंट्स करके आते हैं। और इस बार अगर आपको लगता है गुरुजी बातें बड़ी कर रहे हो, स्टेट्स में क्या जादू कर लोगे, जाके देखो यूट्यूब पे क्या जादू कर रखा है, आपको हमारे पढ़ाने के तरीके समझ में आ जाएगा क्या जादू हम कर सकते हैं, राइट? सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू जस्ट फोकस कि कैसे एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। आपको थोड़ी सी अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करने की आवश्यकता है और एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो उसका फायदा होगा। प्लस जो भी स्टूडेंट्स यहां पे सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लीज कमेंट करिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत आवश्यक है। यार आप जिस भी स्टेट का सेट एग्जाम दे रहे हो, आपके मैथमेटिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स भी पूछा जाता है और अगर आपका स्टेट्स अच्छा है तो यार आपका एडवांटेज वहां पे होता जरूर है, राइट? तो यार आप सभी से निवेदन है कि आप इन बातों को साइड में रखें और आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको जरूर इसको पढ़ना चाहिए। बात करी जाए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो भैया आप एमएससी होने चाहिए, 55% से ऊपर आपका होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो 50% से ऊपर आपका यहाँ पे होना चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी यहाँ पे इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है। सबसे अच्छी बात ये करी जाए, जो स्टूडेंट एमएससी फर्स्ट ईयर में है उनको इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपको एमएससी फाइनल होते होते इस एग्जाम को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टूडेंट की क्या होती है कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है, सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, सर मेरा नेट क्रैक नहीं हो रहा। भैया आपने क्या करा, एमएससी के बाद इस एग्जाम की तैयारी करिए। अगर आप एमएससी करते करते इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप फाइनल में आते आते इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते थे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे ही एमएससी हो गई आपकी या एमएससी फाइनल में या एमएससी कर चुके हो तो आपका एक प्रेशर होता है कि यार मुझे एग्जाम क्रैक करना है। पर आप एमएससी करते करते इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि आप एमएससी फाइनल में जब आप थर्ड सेमेस्टर में तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं टेक्निकली, राइट? तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एमएससी प्रीवियस में है उनको इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन के आती है, राइट? बाकी जो लोग यहाँ पे 4 ईयर कोर्स कर रहे हैं वो भी यहाँ पे नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वो जेआरएफ के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं। तो यार ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है जो कि 4 ईयर डिग्री कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पे एज की बात करी जाए तो जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है। मतलब अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उस वाले केस में यही उम्र आपकी 30 से जगह 35 हो जाती है। मतलब 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे
मिल जाता है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप ओनली पीएचडी के लिए यहाँ पे कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं नजर आता है। क्लियर है? बात करी जाए सिलेबस की, तो यार सिलेबस में मैं जनरल एप्टीट्यूड, जो कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछे गए, मुझे लगता है उसके लिए भी आपको अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करने की आवश्यकता है। कैसे जनरल एप्टीट्यूड को आप बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में इसके लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करें। इसमें लीनियर अलजेब्रा, रीएनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, स्टैटिस्टिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, सुन ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि टोटल आपका सीएसआईआर नेट का सिलेबस होता है। आप बोलोगे गुरुजी आप जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, अरे भैया हम तो अलग अलग स्टेट का टीजीडी पीजीडी पढ़ा रहे हैं आजकल, है ना। आप जाके देखिए हमारे थर्ड चैनल पे, है ना। टीजीडी पीजीडी का जो रेस्पॉन्स हमें स्टूडेंट से मिला है, खास करके जो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के स्टूडेंट है, या आरपीएससी के स्टूडेंट है, या उत्तराखंड टीजीडी पीजीडी के स्टूडेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारा कोर्स को बाय कर रहे हैं और आज हमसे पढ़ रहे हैं। इवन DSSB के स्टूडेंट्स हैं, जहां पर हम 10th 11th 12th का स्कूल लेवल का कंटेंट भी पढ़ाते हैं। जब 10th 11th 12th को पढ़ाते हैं, और भैया वही आपके यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, तो इसके लिए बेस्ट कंटेंट में काम कर रहा हूं, और आने वाले टाइम में आपको इस पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, राइट। तो बात करते हैं सुन आगे यहाँ पे कि जो 4th यूनिट है, सर आप जो एक्स्ट्रा पढ़ाने की बात कर रहे हो उसका क्या सिलेबस है, तो सुन उसका सिलेबस यहाँ पे इस प्रकार से आप अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 4th यूनिट में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं और क्या क्या वेटेज है उन टॉपिक का, मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है, प्लीज जाके देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएगी। पर मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि सर यार मैंने तो एमएससी करी है, और सर मेरे को एमएससी करते करते 2 अटेम्प्ट मैं दे चुका हूं, सर मैंने स्टेट्स तो कभी हाथ ही नहीं लगाया, क्या सर मैं स्टेट्स पहली बार पढ़ूंगा तो क्या मैं कर पाऊंगा? अरे भैया बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स इजीली कर सकता है। मैं खुद बताना चाहता हूं कि जब मैंने एमएससी करा तब मेरा स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट हुआ करता था। जब मुझे पढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में मिला, जहां पर मैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल स्टोकास्टिक प्रोसेस जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तब शुरू शुरू में चैलेंजेस जरूर आते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, किताबों को पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बुक है और मैं इसको यहाँ पे टैग कर दूंगा, दैट इज SC कपूर VK गुप्ता। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस बुक को आप बाय कर लीजिए, ये स्टैटिस्टिक्स के लिए बाइबल मानी जाती है, और मैं आपको यहाँ पे टेक करूंगा, प्लीज आप इस किताब को खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद यहाँ पे साबित होने वाली है। प्लस मैं अभी कुछ एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बुक को रेफर करना चाहिए। पर मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि भैया अभी हमारा जो कोर्स है वो जनवरी 1st वीक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको यहाँ पे जितने भी मेरे YouTube पे वीडियोस अवेलेबल है, जहां पर मैंने स्टेट्स का एक एक वीडियो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा के डाला है, आप सभी से निवेदन है यार भैया डाल दीजिए, कुछ भी बड़ा गेम नहीं है। मैंने वहां पे समझा क्या रखा है भैया, रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करके। यहाँ पे 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, मीन, वेरिएंस, ये सब कुछ चीजें, मोमेंट्स निकलते हैं, ये सब कुछ कंसेप्ट वहां पे नजर आता है। उसका जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होते हैं वहां पे मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, लाइक नॉर्मल है, यूनिफॉर्म है, एक्सपोनेंशियल है, देन उसके बाद आगे हम और भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, लाइक लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर गामा है, बीटा है, बीटा फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड भी, कोची डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद का स्क्वायर है, टी है, एफ है, इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन के एमजीएफ आपको पता होना चाहिए, मीन वेरिएंस आपको पता होना चाहिए, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, और आराम से स्टूडेंट्स कर सकता है। क्लियर है? कोई बड़ा गेम नहीं है, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मैंने इन पे यूट्यूब पे अच्छा काम कर रखा है। प्लस जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे हैं उन पे बेस्ट, जो भी असेंबलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उन पे बेस्ट यहाँ पे टेस्ट पूछा जाता है, दैट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उस पे क्वेश्चन आ जाता है। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पे क्वेश्चन बन जाता है, लाइक ब्लॉक डिजाइन पे क्वेश्चन आ जाता है, जो कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है, उस पे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो मैं आपको सभी ये सब टॉपिक्स धीरे धीरे मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि चिंता मत करिए, आप पिछले 20 दिनों से देखेंगे तो मेरे YouTube पे डेली एक स्टेट्स का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप ये टॉपिक कितना इजी और आप कितना बेस्ट वे में इस एक टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप सभी से ही निवेदन है कि आप एक चांस मेरी बात सुन के लीजिए, राइट, और आप इस पोर्शन को प्रिपेयर करके देखिए, है ना, आप अच्छे से कर सकते हैं। वो वाली बात है ना कि बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि सर मैथ्स अच्छी नहीं इसलिए स्टेट्स करना। अरे भाई नहीं, वो अच्छा है, पर अपने को साइड में एक चीज और करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि ये अच्छा नहीं इसलिए ये कर रहे हैं हम लोग, राइट, हम इसको भी अच्छा कर रहे हैं और इसको भी अच्छा कर रहे हैं, राइट, पर हमें कहीं ना कहीं जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका एडवांटेज यहाँ पे लेना चाहिए। और एडवांटेज ये है कि भैया 120 में से 60 क्वेश्चन करने हैं, तो क्यों ना हम स्टेट्स के कुछ क्वेश्चंस को और अच्छे से यहाँ पे करें। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। क्लियर है? आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, और जितना ऑप्शन आपके पास होगा उतना ही आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे के आओगे, है ना। अभी क्या हो रहा है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट 2 यूनिट पढ़ के जाते हैं, 3rd यूनिट पढ़ के नहीं गए, भाई आपको डिसएडवांटेज मिला होगा एग्जाम में, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो 3rd यूनिट से स्टूडेंट कर सकता था। अब बोलोगे नहीं सर फर्स्ट 2 में ही काम हो रहा है तो 3rd करने की आवश्यकता क्या है,
राइट। सर फर्स्ट थर्ड से ही हो रहा तो चौथे के करने की क्या आवश्यकता है? भैया आवश्यकता है। और भैया आने वाले समय में जमाना यही है डेटा साइंस भी चलेगा। और आप सभी को एक और चीज बता दूं, भैया स्टेट्स वाले टॉपिक भी मैथ्स वाला पीएचडी कर सकता है। राइट। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से तो मैथ्स बैकग्राउंड में ही पीएचडी कर सकते हो। भैया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा नेट एग्जाम क्रैक कर रहा है उसको इस फील्ड में घुसना चाहिए। डेटा साइंस, एआई, एमएल, इन इन चीज़ों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मैं तो जो बच्चा आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करता है उसको मैं बोलता हूँ बेटा स्टेट्स अभी से कर ले, तेरा बहुत काम आने वाला है। और जो स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं और आईआईटी से या एनआईटी से एमएससी कर रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या स्टेट्स आपको पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। राइट। अगर आप एआईएमएल में या जो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो वाकई में आपके करिकुलम में होता कि नहीं होता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कमेंट करके मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा। 100% होता है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इतने आईआईटीज और एनआईटीज में एज ए स्पीकर गया हूं। मैंने बच्चों के सिलेबस, बच्चों से बातें करी, वहां पे मुझे यही फीडबैक स्टूडेंट्स को मिला है। बच्चे खुद मुझे बोलते हैं कि सर मैंने बीएससी मैथ्स किया, आईआईटी जेम क्रैक किया, जब यहाँ पे एमएससी करने आया सर एआईएमएल में मैं एमएससी कर रहा हूँ, सर मैं मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में एमएससी कर रहा हूँ। वहां पे बहुत सारे स्टेट्स के सब्जेक्ट होते हैं सर, वहां मुझे चैलेंजेस आते हैं, पर आपके यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं, उसका एडवांटेज हमें यहाँ पे नजर आता है। तो भैया ये जो सोच है ना इसको चेंज कर दीजिए, इस सब्जेक्ट को इज्जत दीजिए, आपको भी बहुत अच्छी इज्जत मिलने वाली है और अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आपको जरूर मिलने वाला है। बाकी स्टूडेंट, आप नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। 2026 आपके जीवन में खुशियां लेके आए। बस अपने आप को एक चांस जरूर देके देखिए, मुझे लगता है ये आपके लिए एक बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट देने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। स्ट्रेटजी यार, सब्जेक्ट का जो स्ट्रेटजी है वो आपको वेटेज वाइज देखना चाहिए, किन टॉपिक पे ज्यादा वेटेज है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। कंसिस्टेंसी और मॉक टेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लगातार चीजों पे लगा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जितनी भी जर्नी है अभी तक की, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी की बात करी जाए जहां पर मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, कंसिस्टेंसी मैंने बहुत मेंटेन करी है। राइट। लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे आके बोलते हैं, पर मैं आप सभी से एक ही चीज बोलता हूँ कि भैया कंसिस्टेंट रहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें निरंतरता होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम 3 यूट्यूब चैनल मेंटेन करते हैं जहां पर हम कंसिस्टेंट रहते हैं, आपको लगातार कुछ ना कुछ हमारी तरफ से आपको मिलता रहता है। प्लस क्लासेस के अंदर भी हम कुछ ना कुछ इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन करते रहते हैं। स्टूडेंट वो भी आपको हमेशा अपनी पढ़ाई में भी आपको इन सब चीजों को करना पड़ेगा। अगर आपने एक चीज कंसिस्टेंसी लाइफ में अप्लाई कर दी तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे बेहतर रिजल्ट यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। इसमें बात करी जाए सेक्शन वाइज अप्रोच, तो इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों को डील करने का अलग अलग तरीका है। मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं आपको सीखने की आवश्यकता है। पीवाईक्यूज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा जहां से आपको ये पता लगेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये सभी मेरी आप सभी को एडवाइस है, बाकी आप उचित सोच सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर आप हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं तो ये पूरा सीएसआई नेट के मैथ्स के पे जो अवेलेबल कोर्सेज उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जून 2026 के लिए आपको कोर्स 699 मिल जाएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफर आपको दिया जा रहा है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, पर ये ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर से पहले पहले है। अगर आप 7.0 जहां पर जून और दिसंबर का लेना चाह रहे हैं तो सुन वो भी आपको 699 में मिल जाएगा। अगर आप सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे अवेलेबल कोर्सेज की डिटेल है। अगर आप जून 2026 के लिए लेना चाह रहे हैं तो 699 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपके लिए बेस्ट ऑफर मैथ्स के ऐप पे दिया जा रहा है, जहां पर आप हमारे कोर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको यहाँ पे जो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ दैट इज स्टैटिस्टिक्स, वो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे जून प्लस दिसंबर की टारगेट कर रहे हैं तो 1099 में आपके लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे तो रिकॉर्डेड चाहिए, तो भैया 399 में आपको हमारा रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। पर एक सवाल ये होता है कि सर स्टेट्स आप एक्स्ट्रा पढ़ाने वाले हैं तो क्या हमें रिकॉर्डेड में मिलेगा? तो भैया 8% हमने स्टेट्स नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाएंगे उसकी बात जब भी हो कंप्लीट होगा तब हम उसको यहाँ पे फोल्डर में प्रोवाइड करेंगे, पर अभी 8% यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कॉम्बैट सीरीज जहां पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, इसमें 999 में आपको ये हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल, और ये हमारी बुक्स है जहां पर मैं कॉम्बैट सीरीज की बुक है, एक हमारी टॉपर्स गाइड है, एक जनरल एप्टीट्यूड की बुक है, एक शॉर्ट नोट्स की बुक है। काफी अच्छा कंटेंट हमने बुक में बना रखा है, तो सुन वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप आईआईटी जेम का कोर्स लेना चाहते हैं तो सुन आईआईटी जेम 2026 के लिए 399, 2027 के लिए आप देखेंगे तो 899 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर 2028 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो 1299, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कॉम्बैट सीरीज चाहते हैं जहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो सुन 999 में आप हमारा ये वाला कोर्स ले सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी आपको 999 में अवेलेबल है। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि 599 में आपको मिल जाएगी। अगर आप बुक्स के बारे में बात करें तो कॉम्बैट सीरीज की बुक एंड शॉर्ट नोट्स की बुक,
ये दोनों आपके लिए अवेलेबल है। कॉम्बैट सीरीज की जो बुक है वो आपके लिए CUTPG एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप गेट 2026 का कोर्स लेना चाहते हैं या उससे टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप मैथ्स के ऐप पे ले सकते हैं। बाकी CUTPG की टेस्ट सीरीज और कोर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसमें अगर आप चाहते हैं हमारे कंटेंट को देखना तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको स्टेट्स का कंटेंट सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये वाले चैनल पे आपको CSIR नेट गेट IIT पे मिलेगा और यहाँ पे TGT PGT एग्जाम के लिए आपको मिल जाएगा। बाकी मैथ्स कैर ऐप जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, कैसे मैथ्स कैर ऐप पे कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।